नमस्कार। आज हम आदिकाल के नामकरण संबंधी मतों के बारे में अध्ययन करते हैं। आदिकाल के बारे में जो नामकरण आए हैं वो भी विद्वानों ने अलग अलग सामने रखे हैं और इस कारण नाम अलग अलग होने से मतैक्य हो गया है। विद्यार्थियों के सामने ये दुविधा हो गई है कि वो किस नाम के साथ जाएं और किस नाम को छोड़ें। पहले देखते हैं कि विद्वानों ने कौन कौन से नाम दिए हैं और उन नामों में क्या क्या समस्याएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो सबसे पहले इतिहास ग्रंथ सामने हमारे आए हैं और उन इतिहास ग्रंथों में जो जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उनमें उन्होंने जो आदिकाल का प्रारंभिक काल का जो नाम दिया है वो उन्होंने चारण काल नाम दिया है। उन्होंने ये माना है कि इस काल में जो रचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें जो गणनीय रचनाएं हैं, जो विचारणीय रचनाएं हैं, वो रासो ग्रंथ ही है और रासो ग्रंथों की रचयिता चारण कवि है। इसलिए उन्होंने विचारपूर्वक पाया कि इस काल का नाम चारण काव्य रखा जाना चाहिए। परंतु चारण काव्य नाम रखने से जो सिद्ध थे, जैन थे और दूसरी रचनाएं जैसे नाथ और स्फुट काव्य है वो उपेक्षित हो जाता है। इसके साथ चारण लेखक की जातिगत नाम है, ये कोई प्रवृत्तिगत नाम नहीं है। इस कारण इस नाम के साथ नहीं जाया जा सकता। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने जो अपना इतिहास लिखा है, मिश्र बंधु विनोद, इसमें इन्होंने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल रखा है। उन्होंने माना कि यहाँ से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है और यह एक काल का सूचक है, इसलिए ठीक भी है, प्रारंभ होता है। परंतु हिंदी साहित्य का प्रारंभ ऐसा नाम सूचित होने से जो हिंदी का विद्यार्थी नहीं है, जो हिंदी का अध्येता नहीं है, कोई हिंदी से परिचित नहीं है, अगर वो व्यक्ति हिंदी के बारे में जानना चाहे और केवल नाम के बारे में सोचे तो उसको लगेगा कि ये हिंदी का अप्रोड, इमेच्योर और अपरिष्कृत किस्म का साहित्य होगा। इसके विपरीत हिंदी का यह साहित्य बहुत ही प्रौढ़ और परिष्कृत साहित्य है जो इस नाम के कारण इस नाम से संगति नहीं रखता, इसलिए ये नाम भी उचित नहीं बैठता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें इस काल का नाम जो देश भाषा काव्य करके एक खंड किया उसमें वीर गाथा काल रखा। उन्होंने दो प्रवृत्तियां पाई। एक, इस काल में जो प्रमुख रस था, जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वो थी वीरता की प्रवृत्ति, और शैली जो थी यानी इसमें जो कथा शैली में काव्य लिखा गया था, कथा शैली में उसे गाथा कहा गया और वीर और गाथा को जोड़ते हुए उन्होंने नाम रखा वीर गाथा। और इसके आधार में उन्होंने 12 रचनाओं को आधार के रूप में प्रस्तुत भी किया। परंतु रामचंद्र शुक्ल का ये आधार भी तब ढह जाता है जब बाद के शोध सामने आते हैं, और बाद के शोध ये बताते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जिन साहित्यों को, जिन रचनाओं को सांप्रदायिक कहकर छोड़ आते हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, वह भी बहुत उच्च किस्म का साहित्य है और हिंदी साहित्य के काम का है। अगर हम सांप्रदायिक साहित्य कहकर किसी को छोड़ने लगे तो पूरा का पूरा भक्ति काल ही हमें छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, जिन 12 रचनाओं को आधार माना था कि उनमें वीरता है, वो रचनाएं भी इस आधार को पुष्ट नहीं करती,
क्योंकि उनमें 4 रचनाएं अपभ्रंश की हैं। कुछ रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति नहीं मिलती, कुछ रचनाएं बाद की काल की यानी प्रवृत्ति रचनाएं हैं, प्रवृत्ति रचनाएं हैं, और कुछ रचनाएं ऐसी हैं कि जिनमें ये मुक्तक शैली की हैं और गाथा नहीं मिलती हैं। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि उनका जो आधार है वही खंडित हो जाता है, अतः यह नाम भी उचित नहीं बैठता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्राचीन चारण काल, जो पादरी FEK ने रखा है। पादरी साहब के नामकरण की वही समस्याएं और वही आलोचना है जो जॉर्ज ग्रियर्सन के नाम की है। आगे बढ़ते पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसका नाम बाल्यकाल रखा है। बाल्य का मतलब बचपन की अवस्था है। हिंदी साहित्य का यहाँ शैशवावस्था है, प्रारंभ होता है। परंतु बाल्यावस्था का अर्थ कोई भी वह व्यक्ति जो हिंदी साहित्य से परिचित नहीं है वो इसी प्रकार का अर्थ लगाएगा जैसे मिश्र बंधुओं के नाम से लगाएगा कि वो अपरिपक्व है, इमेच्योर है, अप्रोड है, शुरुआती किस्म का है। इससे ये नाम जो है वो हिंदी साहित्य के साथ न्याय नहीं करेगा। राम कुमार वर्मा ने 2 भागों में इस नाम को बांटते हुए संधि और चारण ऐसा नाम दिया। संधि हिंदी और अपभ्रंश के साथ संधि हो रही है और चारण काल जो चारणों का साहित्य है। अब साफ संधि तो हर एक के साथ जब भक्ति और रीति का हो रहा है वहाँ भी संधि है, रीति से आधुनिक काल के बीच में भी संधि है, तो संधि वाली बात को हटाइए। चारण की वही समस्याएं जो ग्रियर्सन के नाम की समस्या है। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्याय ने नाम दिया है सिद्ध सामंत काल। उन्होंने 2 चीज़ों को महत्व दिया है। एक सिद्धों का साहित्य है जो सिद्धों ने लिखा है अपने धर्म प्रचार के लिए, अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए। सिद्ध जो है वो साहित्य अपना कर रहे हैं, उन्होंने सिद्धों वाले साहित्य को महत्व दिया है क्योंकि राहुल सांकृत्यायन सिद्ध साहित्य के बहुत बड़े प्रणेता हैं, बहुत बड़े उसके व्याख्याता हैं। सामंत दूसरा, सामंतों पर काव्य लिखा गया है। ये सामंत राजाओं के छोटे रूप जो थोड़े छोटे भाग में काम करते हैं और उन पे जो काव्य लिख रहे हैं उनको चारण कहेंगे। इसका मतलब एक चारणों का साहित्य और एक सिद्धों का साहित्य है, उन दोनों को ही उन्होंने तवज्जो देकर के महत्व देकर के उनको जोड़ते हुए एक नाम दे दिया है। अब इसकी आलोचना में हम कहेंगे कि जब उन्होंने सिद्धों को शामिल किया है तो नाथों और जैनियों को छोड़ना उचित नहीं बैठता है। एक गलती या एक आलोचना, एक कमी इसकी यह है। दूसरी बात है कि सामंतों का नाम संगति नहीं बैठते, यहाँ चारणों का नाम होता या रासो साहित्य कह सकते थे, तो इसलिए नाम में भी असंगति पाई जाती है और छोड़ना भी ठीक नहीं है। दूसरा, ये कोई नाम प्रवृत्तिवाची नहीं है, यहाँ एक प्रवृत्ति का सूचना दी जानी चाहिए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया है। यहाँ वीरता की प्रवृत्ति को उन्होंने लक्षित किया है, परंतु केवल वीरता ही इस काव्य की मुख्य प्रवृत्ति नहीं है। वीरता के अलावा सिद्ध, नाथ और जैन जैसे शांत रस वाली काव्य रचनाएं भी मिलती है। इसलिए वीरता के हिसाब से जो आलोचनाएं हम रामचंद्र शुक्ल की कर रहे हैं वो आचार्य विश्वनाथ की भी हम यहाँ करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल नाम इसको दे दिया। उन्होंने कहा कि जितना भी आदिकाल में साहित्य लिखा है वो अपभ्रंश का ही साहित्य है, इसमें हिंदी का साहित्य मिलता ही नहीं है। तो हम आदिकाल के अंदर रचनाएं जो पाते हैं वो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। ये भी एक अजीब ही बात है कि हिंदी के साहित्य का नाम भी अपभ्रंश का ही नाम रखा जाए और इसको भी उन्होंने चलाने की कोशिश की है। ये नाम तो किसी भी कीमत पर उगला नहीं जा सकता, निगला नहीं जा सकता।
तो हम ये बात तो मान ही नहीं सकते कि हिंदी में भी अपभ्रंश नाम से कोई साहित्य हो सकता है। तो ये नाम और तीन तीन विद्वानों ने दिया है, तो ये नहीं माना जा सकता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वासुदेव सिंह ने अपने इतिहास ग्रंथ में प्रारंभिक काल का नाम, आदिकाल का नाम उद्भव काल रखा है। जैसे यहाँ से हिंदी साहित्य का उद्भव होता है, प्रारंभ होता है, बाल्यकाल है, प्रारंभिक काल है, शुरुआती काल है, जिस प्रकार उद्भव काल है। परंतु इसकी भी वही समस्या है कि उद्भव काल कहने से हमें यही दिक्कत आएगी कि इसकी प्रौढ़ता का भान नहीं हो पाएगा और ये कोई प्रवृत्ति का भी सूचना नहीं होता। मोहन अवस्थी ने आधार काल रखा, यहाँ पर आधार है, नींव रखी गई है और नींव से भी उसकी इमारत का, उसकी भव्यता का बोध नहीं हो पाएगा। और यहाँ नींव ही बहुत मजबूती से रखी गई है जो इस नाम से पता नहीं चलता है। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ है जिन्होंने अंधकार काल ही नाम छोड़ दिया है, अंधकाल काल नाम ही रख छोड़ा है। अब ये उनकी समझ है कि उन्होंने अंधकाल इसमें क्या देखा है ऐसा। इस प्रकार बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं और अंत में हम जिस नाम की ओर बढ़ते हैं वो आदिकाल नाम है। और ये जो आदिकाल नाम है, ये नाम की भी एक अच्छी कहानी है कि आदिकाल नाम मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया है। उन्होंने जहाँ भी प्रारंभिक काल या आदिकाल आया है वहाँ उन्होंने आदिकाल नाम से संबोधन किया, परंतु जब वो नामकरण की बारी आई तब उन्होंने प्रारंभिक काल नाम दे दिया। इसका मतलब नामकरण के अलावा वो इस काल को आदिकाल नाम से संबोधित करते रहे। तो हम मिश्र बंधु नाम भी आदिकाल के रूप में रखते हैं। इसके बाद जो इसके सबसे बड़े अधिष्ठाता के रूप में आए हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने पहली बार आदिकाल नाम से इसको सामने लेकर आए। इसके बाद जो विद्वान हुए जिनमें आप बाद वाले जो लोग हैं, जिनमें डॉक्टर नागेंद्र हैं या गणपति चंद्रगुप्त हैं या बाद के जो लोग, उन्होंने फिर इनको आदिकाल नाम ही स्वीकार कर लिया। आदिकाल नाम के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़ी अच्छी सी बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंदी का विद्यार्थी यदि ये मान करके चले कि आदि में प्रारंभ भी शब्द उसमें जुड़ा है और प्रारंभ की वो इमेच्योर या अप्रौढ़ता का भाव भी उसमें नहीं आता, आदिम शब्द वाला बोध अगर विद्यार्थी या अध्येता न ले तो ये नाम बुरा नहीं है। जब तक कोई नाम इसका बहुत अच्छा नहीं आ जाता और हम तब तक इसको ही स्वीकार करते हैं। और यहाँ ये भी कहना चाहिए कि अब हम इस नामकरण के झमेले से हमें ऊपर भी उठना चाहिए। अब गंगा में बहुत पानी बह चुका है और